पूरे मौसम गर्मा की आमद के साथ ही पीने के पानी की शदीद किल्लत, शहरी पीने का पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। उधर हैदराबाद की तहसील लतीफाबाद के बेशतर इलाके पीने के पानी से महरूम हैं। इलाका मकीन रोजाना दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं और फैसलाबाद में PHO की अदम तवज्जो के बाइस पार्क्स में पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। डेरा गाजी खान के सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात मौजूद नहीं, मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अहमदपुर शर्किया में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। रहमत कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से इलाका जोहड़ में तब्दील हो चुका है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुल्तान की अहम शाहराहों पर लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम है। घंटों ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गरीब की मुश्किल में मजीद इजाफा। पत्तोकी में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमत में इजाफा कर दिया। रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। कीमतों में इजाफे के बाइस शहरी परेशान। पोठोहार में कई 100 साला सकाफत को कायम रखते हुए बैसाखी का मेला आज भी मनाया जाता है। हर साल किसान गंदम की फसल से फारिग होकर कामयाब फसल की खुशी में बैसाखी का मेला सजाते हैं और बड़े बच्चे बूढ़े सब इसमें शरीक होते हैं। और संडे को फंडे बनाना है। शहरियों की बड़ी तादाद घरों से लजीज खाने बनाकर छांगा मांगा की मेहताबी झील पहुंच गई। बच्चे झूलों का लुत्फ उठाने लगे, बड़े सैरो तफरीह में मसरूफ। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज करेंगे हैदराबाद की तहसील लतीफाबाद से, जिसके बेशतर इलाके पीने के पानी से महरूम है। इलाका मकीन रोजाना दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर है। हालात क्या है, नासिर शेख से हम जानेंगे। जी, इदारे तरक्यात हैदराबाद के शोबे वासा की नायली के बाइस लतीफाबाद की यूनिट नंबर 11 के आधे से ज़्यादा आबादी पानी से महरूम है। यहाँ मैं मौजूद हूँ वासा के पंपिंग स्टेशन पे और यहाँ पर जो है वो बहुत दूर दराज से जो है पानी भरने के लिए लोग आए हुए हैं। सुबह से यहाँ जो है पानी के लिए आते हैं, सारा दिन पानी भरते हैं और लेकर जाते हैं अपने घर के ज़रूरियात के लिए। हमारे साथ मौजूद है एक साहब जी, आप कहाँ से आए और आप ये कब से परेशान हैं? तकरीबन 10 साल से हम परेशान हैं। बिल्कुल कोई भी सुनवाई नहीं है, भले वो वासा का एक्सचेंज हो, DG हो, CO हो, कोई भी हो, कोई सुनवाई नहीं है। पूरी लाइनों के अंदर गंदा पानी, पूरी लाइनें भुट्टो के टाइम से पुरानी लगी पड़ी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इतनी एप्लीकेशन है, सब कुछ दिए, लेकिन कोई पानी वगैरह। यहीं से अपनी ज़रूरत का सुबह शाम काम पे से आओ, फिर पानी भरो, हर चीज़। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है ना वो पानी भर के लेके जाते हैं। इनको मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ परेशानी और सालों से ये इस सिलसिले में परेशान है, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं है। शुक्रिया आपका नासिर शेख। सरगोधा का रुख करेंगे, जहाँ पर मौसम गर्मा की आमद के साथ ही शहर और गिरदोनवाह में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। 80% से जायद आबादी पीने का पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है या फिर कई किलोमीटर सफर करके नहर लोय जहलम के किनारे लगे हैंड पंप से पानी भरने पर मजबूर हैं। इसी मामले पर रिपोर्ट तैयार की गई है मोहम्मद इमरान गुराया की तरफ से। सरगोधा में शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस के शहर और गिरदोनवा में पानी की शदीद किल्लत, शहरी परेशान। शहर भर में इंतजामिया की नाअहली के बाइस फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं, जबकि शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। भाईजान, हमारे इलाके का पानी बहुत खराब है। ये जो पानी बेचने वाले ये बहुत महंगा पानी देते हैं। शहरियों का कहना है कि हम दूर दराज के इलाकों से पानी लेकर आने पर मजबूर हैं। सरगोधा की 80% आबादी मीठे पानी से महरूम है। फिल्टर प्लांट
जो है वो नकारा हो चुके हैं। सरगोदा के चारों अतराफ में दरियाई झेलम और दरियाई चुनाब मौजूद है, लेकिन शहरी आज भी पीने के पानी से महरूम है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज सरगोदा। फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां पर जिला इंतजामिया और पीएचए की अदम तवज्जो के बाइस पार्क्स में सहूलियात की कमी को दूर ना किया जा सका। केनाल पार्क और डी ग्राउंड पार्क समेत दीगर पार्क्स में पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम और बच्चों के झूलों की भी कमी है। तफसीलात शौकत वट्टू की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में डी ग्राउंड पार्क, कैनाल पार्क, पहाड़ी ग्राउंड समेत दीगर पार्कों में सहूलियात की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। पार्कों में पीने के लिए साफ पानी, बैठने के लिए बेंच तक नहीं, जबकि बच्चों के झूलों और दीगर बुनियादी सहूलियात की भी कमी है। पानी वाली टैंकी, एक ही टैंकी है पूरे पार्क में, कितना बड़ा पार्क है और उसमें भी पानी नहीं है। और दूसरा सफाई का इंतजाम, 10-15 बच्चे हैं, 1-2-4 जो हैं स्लाइडें लगी हुई हैं, ठीक है, वो अगर 1-2 ले रहे हैं तो बाकी सारे लाइन में खड़े वेट कर रहे हैं। तर्जमान पीएचए मोहम्मद वसीम का कहना है, हमने सहूलियात की अदम दस्तयाबी के हवाले से पार्कों का डेटा इकट्ठा कर लिया है और इकदामात भी मुकम्मल कर लिए हैं। हमने पानी का ड्रिंकिंग वाटर मुयसर करवाया है, वॉकिंग ट्रैक वहाँ पे बनवाए हैं। हमारे पास पार्क बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉलिसी हो, जिसमें हम ऐसा ना हो कि किसी एक ही पार्क में फोकस हो या किसी एक एरिया में फोकस हो। पार्कों में मुनासिब सहूलतें मुयस्सर न होने से दूर दराज इलाकों से सैर के लिए आने वाले शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पार्कों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम करे ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। डेरा गाजी खान का रुख करेंगे, जहां सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात मौजूद नहीं है। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद हम हालात जानेंगे बशीर अहमद चौहान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डेरा गाजी खान के महकमा सेहत की एक पुरानी इमारत में मौजूद हूँ। यहाँ इस इमारत में हज़ारों की तादाद में इंजेक्शन, मुख्तलिफ वैक्सीन, वाइल्स, अद्वियात ज़ाये की हुई हालत में मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आए रोज़ हस्पतालों के हवाले से ये शिकायत सामने आती हैं कि वहाँ पे मरीज़ों को देने के लिए अद्वियात मौजूद ना हैं, जबकि यहाँ ये सूरत हाल है कि लाखों रुपए मालियत की अद्वियात मास एक कमरे में ज़ाये करके डाली हुई हैं, जिनमें सिरिंजेस तक शामिल हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि डेरा गाजी खान में सरकारी तिब्बी सहूलियात का क्या आलम है। आमतौर पर सुनने में यही है कि डेरा गाजी खान के अस्पतालों में जब मरीज़ दवाएं मांगते हैं तो उन्हें नहीं दी जाती। ये कहा जाता है कि दवाएं इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में हुकूमती जो है दवाएं एक्सपायर पड़ी हैं। हम मुतालबा करते हैं हुकाम से कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे, उस चीज़ का नोटिस ले। एक तरफ हमारे माहिरीन सेहत, डॉक्टर हजरात, इंतज़ामी अमूर पे मामूर अफसरान ये शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से माली मुआवनत नहीं की जा रही, अद्वियात नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ इन अद्वियात को मिल जाने के बाद आवाम को दिए जाने के बजाय उनको ज़ाय कर दिया जाता है, जो लम्हा फिक्रिया है। जी, अहमदपुर शर्किया में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। रहमत कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से इलाका जोहड़ में तब्दील हो गया है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसी पर हम बात करेंगे, गुलशेर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलशेर, कहिएगा क्या कहना है शहरियों का? जी, मैं इस वक्त अहमदपुर शर्किया की रहमत कॉलोनी असलम चौक पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैं जी यहाँ से जब से MP MN वोट लेके गए हैं उसके बाद दोबारा हमारे हल्के में नहीं है। हमारे मोहल्ले का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे पानी खड़ा होने की वजह से हम बच्चों को स्कूल छोड़ने और मस्जिद में नमाज के लिए भी बहुत परेशानी का सामना है। लिहाजा मेहरबानी करके इंतज़ामिया से अपील है कि हमारी ये सफाई सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। जी, उनका कहना है कि यहाँ से जब तक MNA और MP वोट लेकर गए हैं आज तक वापस नहीं है और सीवरेज की वजह से हम मस्जिद में नमाज पढ़ने तक भी नहीं जा सकते। उन्होंने वजीर आजम या शहबाज शरीफ से अपील किया खुदारा इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए। हासिलपुर के जाली आमिल के पास शहरियों को लूटने के 900 तरीके। जाली आमिल के खिलाफ टीम पुकार का कास्टिंग ऑपरेशन। जाली आमिल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करना टीम पुकार का जुर्म ठहरा। जाली आमिल निहायत बाअसर है। पुलिस की सरपरस्ती में
आमिल का काला धंधा जारी रहा। पुलिस ने जाली आमिल को पकड़ने की बजाय टीम पुकार को ही कई घंटे हब्से में जा में रखा। वज़ीर आला पंजाब और आईजी की नोटिस पर आरपीओ बहावलपुर ने टीम पुकार को बाजियाब कराया। पुलिस ने कैमरे से सबूत मिटाने के लिए फुटेज भी डिलीट कर दी है। प्रोग्राम एंकर अनिला ज़का को भी टीम के साथ कई घंटे थाने में ही बिठाए रखा गया। तहकीकात के हुक्म के बावजूद डीएसपी को मुअत्तल नहीं किया गया। प्रोग्राम एंकर पर्सन अनिला ज़का को भी टीम के साथ कई घंटे थाने में ही बिठाए रखा गया। ये मामला था क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एंकर अनिला ज़का ही मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। अनिला, बताइएगा ये बेसिकली मामला था क्या, कहाँ से ये सारा मसला शुरू हुआ और कितनी शिकायत तकरीबन दर्ज हुई इस जाली आमिल के खिलाफ? महा, बहुत शुक्रिया। आज फिर हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बात तो ये 3 से 4 दिन पुरानी है, लेकिन हैरान कुन तौर पर कि ये इशू जो है इतना हाईलाइट होने के बाद भी डीएसपी को मुअत्तल अभी तक नहीं किया गया। जितने भी थाने में एहलकार थे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक जाली आमिल का मामला था, हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि इस इलाके में हासिलपुर तहसील में, ये भावलपुर डिस्ट्रिक्ट है जिसकी तहसील हासिलपुर है, तो हम यहाँ पर पहुँचे और हमने कई दिनों की रेकी भी की। तो हमें बताया गया कि एक जाली आमिल है जो ख़वातीन को बरहना करता है और इनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर तावीज़ लिखे जाते हैं ताकि शर्तिया उन्हें बेटा ही पैदा हो। मैं बहुत हैरान हुई ये बात सुन के कि लोगों की बेटियों की, बहनों की, लोगों की घर की इज़्ज़तें तार तार की जाती हैं और यहाँ पर जो कानून के रखवाले हैं हो सकता है उनके नॉलेज में ये बात ना हो। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग जाकर थाने में निशानदेही करते हैं, चूँकि वो बाअसर भी है और वैसे भी कानून को हाथ में लेना एक सहाफ़ी की जो है वो जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है निशानदेही करना। तो हम थाने में जाते हैं, पुलिस की मदद मांगते हैं, उनको निशानदेही करते हैं और फिर आगे जो मज़ीद कार्रवाई है वो तो पुलिस ने करनी है। अब ये डीएसपी साहब, चूँकि सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से मैं और मेरी टीम जो है हम डीपीओ बहावलपुर को रब्ता कर रहे थे। अब डीपीओ बहावलपुर और उनका पीआरओ जो है वो हमसे बहाने कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हम उन्हें मैसेजेस भी कर रहे थे, कॉल्स भी कर रहे थे, लेकिन डीपीओ साहब खुद तो कॉल पे बात करना गवारा नहीं कर रहे थे, ना किसी मैसेज का जवाब दे रहे थे। तो उनका पीआरओ कह रहा था कि डीपीओ साहब फील्ड में हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही। हमने कई बार कहा जी इशू बहुत बड़ा है, ये जाली आमिल, इसको अगर कहीं से भी मुखबरी हो गई ये निकल जाएगा, तो काइंडली आप इस पर जो है फौरी तौर पर एक्शन ले लें, हमारी डीपीओ साहब से बात करवा दें। हम चूंकि नीचे जो एहलकार हैं उन्हें अक्सर लोकेशन नहीं बताते, उसकी वजह ये होती है कि ये लोग मुखबरी कर देते हैं और ऐसे शरपसंद अनासिर जो हैं, ऐसे क्रिमिनल जो हैं, ये लोग फिर रूपोश हो जाते हैं और फिर फौरन सामने नहीं आते। और जाहिर है हम लोगों ने निशानदेही करनी है, कोई चीज़ वहाँ पे नहीं होगी तो हम लोग भी कच्चे हाथों से जो है वो जाके निशानदेही नहीं करते, पक्के सबूत की बुनियाद पर करते हैं। अब डीपीओ साहब के हमने पीआरओ को कई बार कहा कि जी हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि अगर किसी भी सीनियर पुलिस एहलकार या किसी अफसर से रब्ता करना हो, किसी अरबाब इख्तियार से रब्ता करना हो और अगर वो फील्ड में हो तो उसके ड्राइवर को फ़ोन कर लिया जाता है, तो काइंडली डीपीओ साहब के ड्राइवर का नंबर दे दीजिए। खैर वो आएँ बाएँ, शायद सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये ड्रामा चलता रहा। हम लोगों ने रुख किया थाने का, चलें डीपीओ साहब नहीं सुनते तो डीएसपी तो डिस्ट्रिक्ट का बादशाह होता है, डीएसपी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को, सर्कल को हेड कर रहा है, तो डीएसपी की कमांड में तमाम चीज़ें होती हैं। हम डीएसपी ऑफिस चले गए। अब यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि अगर हमने कानून हाथ में लेना होता तो हम तो प्रोग्राम का पेट भरते, हम स्पॉट पर जाते, जाली आमिल के साथ वहाँ पर दंगा फसाद करते, हम वहाँ से 15 कॉल करते, बड़े तरीके थे, बहुत ड्रामेटाइजेशन करने के बहुत तरीके थे। लेकिन मुझे और मेरी टीम को हमेशा हक और सच का साथ देना है, ड्रामा नहीं करना, जो रियलिटी है वो दिखानी है। तो हम डीएसपी ऑफिस चले गए। अब ये डीएसपी जाम सलीम साहब जो कि ऑलरेडी 3-4 साल से टीम पुकार को बहुत अच्छे से जानते थे, कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स को मॉनिटर भी कर चुके थे और एक दफ़ा आरपीओ बहावलपुर के कहने पे एक रेड भी हमारे साथ करवा चुके थे, जो कि पहले इन्होंने नाकाम करवाई थी और फिर आरपीओ साहब ने कहा था तो वो कामयाब हुई थी और वो भी एक गैंग था जो पकड़ा गया था। अभी डीएसपी साहब ने जब हमें देखा तो इन्होंने फौरी तौर पर जो है वो अंदर चाय शाय मंगवाली, अंदर बिठाया, जी टीम पुकार आई है, बिठाएं इनको। वह हमने कहा जी हम एक ख़ास मिशन पे हैं, हम चाहते हैं कि हम आपको निशानदेही कर दें और आप जाकर उस जाली आमिल को पकड़ लें। अब डीएसपी साहब मुझे वहाँ कहने लगे, देखें जी इस इलाके में एक बड़ा पहुँचा हुआ आमिल है, कहीं आप उस पर कार्रवाई करने तो नहीं आ गई। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार हो सकता है कि ये डीएसपी साहब जो हैं बड़े तालीम याफ्ता लगते हैं, पढ़े लिखे, ज़ाहिर डीएसपी रैंक है तो तालीम याफ्ता होंगे, तो ये जाली आमिल को एटलीस्ट ये नहीं कह सकते कि ये कोई बड़ा पहुंचा हुआ आमिल है, तो इन्हें गलत फहमी होगी, हम फुटेज दिखा देते हैं। नहीं जी, हमने कैमरे में से फुटेज निकाली और हम उनको, सिर्फ हमारे से गलती हो गई कि हम उनको पहले से बता बैठे, दिखा बैठे कि जी ये जाली आमिल है और प्लीज़ इसे पकड़ लें, निशानदेही हम करते हैं कि जगह कौन सी है। डीएसपी साहब तो फुटेज देखते ही हम पे बरहम हो गए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं ये गिरफ्तार नहीं करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, फलान है, ढींग है, ये वो जो भी उनके मुंह में आया वो बोलते चले गए।
ہم نے کہا جی دیکھیں ہمارا کام تھا آپ کو بتانا, ہم نے نشاندہی کر دی, چونکہ اب ہم بھی اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کریں گے, میں نے پروگرام بھی چلانا ہے, تو لہٰذا میں آن کیمرہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب ہم اس اسپاٹ پہ جا رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں کہ وہ واقعی جعلی عامل ہے. ان کیس وہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے یا ٹیم پکار پر کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے یا صحافتی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ پہلے کارروائی کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ یہ تو آن ریکارڈ آ جائیں گی چیزیں. انہوں نے میرے کیمرہ مین کو پکڑا, تشدد کیا, کیمراز توڑنے کی کوشش کی. اب ان کا جو مین مقصد تھا وہ تھا اس اسپائی فوٹیج کو زائل کرنا, اس کو ثبوت مٹانا جو ہمارے کیمرے میں موجود تھی, جس میں وہ جعلی عامر خواتین کے کپڑے اتار رہا تھا. اس دوران وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں اسپائی کیمراز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. کچھ انہیں شک تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے ہمارے کیمراز تو توڑے, انہوں نے ہمارے کیمرہ مینس کی گھڑیاں اتروا لی, انہوں نے ان کے موبائل فون چھین لیے. انہوں نے یہاں تک کہ میرے ساتھ جو ٹیم میں ایک میک اپ آرٹسٹ جاتا ہے اس سے وہ میک اپ بیگ بھی اسپائی کیمرہ سمجھ کے چھین لیا کہ اس میں شاید وہ لپسٹک یا فیس پاؤڈر نہیں ہے, یہ بھی اسپائی کیمرہ. اس قدر وہ ڈر چکے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے اور میری ٹیم کے 3 لوگوں کو ایک جو ڈی ایس پی سے ملحقہ کمرہ ہوتا ہے جس کو یہ نیم ٹارچر سیل بھی کہتے ہیں, اس میں انہوں نے بند کیا اور باہر سے انہوں نے کنڈی لگا دی اور میرے باہر کیمرہ مین کو مارنا شروع کر دیا جو کیمرہ نہیں چھوڑ رہا تھا. اور اس پہ اتنا بے ایمانہ تشدد کیا وہاں کہ اس کے کان سے خون نکل آیا. وہ بیچارہ روتا رہا, چیختا رہا, اس کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی رہی, لیکن ہم بے بس تھے کہ ہم نکل کے اس کو چھڑا نہیں سکتے تھے. نیٹ ورک کا پرابلم تھا اس دن, کیونکہ عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں نے ریلی نکالی ہوئی تھی, کسی طرح کا نیٹ ورک اویلیبل نہیں تھا. 2 موبائل فون ایسے جو میرے پرس میں تھے, ایک میرا اور ایک سینئر پروڈیوسر صاحب کا, وہ فون بچ گئے. ایک میں سے ایک کی بیٹری لو تھی, دوسرے کی کسی طریقے سے جو ہے وہ سگنل کہیں پہ جا کے آئے, اور ہم ہیڈ آفس جو نیو کے ہیں وہاں پہ اطلاع کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اگر وہ سیل فون بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتے, سامنے ہوتے, اور وہ چھین لیے جاتے تو شاید 2 دن تک کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلتا کہ ٹیم پکار کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے اس سارے سنیریو کا فائدہ اٹھا کر ایک جھوٹی ایف آئی آر لانچ کر دی, جس میں کہا گیا کہ میں بذات خود پروگرام کی اینکر پرسن کچھ غنڈے لے کے گئی ہوں. میں نے ڈی ایس پی کے کمرے میں جا کر, جہاں پہ آئی جی آفس کے لائیو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں, میں اس قدر جو ہے وہ وہاں پر ڈان بن چکی ہوں, میں گینگسٹر بن چکی ہوں کہ میں راڈ لے کے گئی ہوں لوہے کا. میں نے ڈی ایس پی صاحب کو مارا ہے, ہاں میں نے ڈی ایس پی صاحب کو مارا ہے, میں نے ان کے تمام 10 اہلکاروں کو مارا ہے, پنجاب پولیس کے شیر جوانوں کو میں نے مارا ہے. تو میں حیران ہوگی بات سن کے, اور میں نے اس وقت جو انویسٹیگیشن میں ایس پی صاحب آئے تو میں نے کہا جی اگر آپ کا ڈی ایس پی ایک عورت سے مار کھا رہا ہے تو پھر اس کا یونیفارم اتروا کے مجھے دے دیجیے, اگر میں اتنی بااثر ہوں, یہ اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا. اور میں کیا اتنی بیوقوف ہوں کہ میں کسی بھی تھانے میں جاؤں گی اور میں وہاں پہ اپنا, ہم صحافیوں کے پاس جو ہمارا ویپن ہوتا ہے نا, ہمارا مائک ہوتا ہے, ہمارا کیمرہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہم نہتے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کیا ہوگی, ایک قلم ہوگی. وہ ڈی ایس پی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ راڈز لے کے آگے مجھے ثابت کر دیجئے کیا کوئی صحافی کسی نے آج تک ایسا دیکھا ہو, پریس کلب سے لے کر اخباری صحافیوں سے لے کر ٹیلی ویژن میڈیا تک, سوشل میڈیا تک, جہاں جہاں بھی جرنلسٹ کام کر رہے ہیں, کیا کسی صحافی نے آج تک لوہے کے راڈ ساتھ رکھے ہیں؟ حیران کن طور پر انہوں نے ایف آئی آر لانچ کی. اب جو ایف آئی آر انہوں نے وہاں لانچ کی, وہ ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی گئی وہ تمام دفعات نان بیلیبل افینس ہے, یعنی کہ اس پہ مجھے فوری طور پہ مجسٹریٹ بھی بیل نہیں دے سکتا, وہ مجھے جوڈیشل کرے گا. انہوں نے ایک عام روٹین میں کوئی سائل اگر اپلیکیشن دیتا ہے تو ہمارا جو پنجاب پولیس کا سو کالڈ یہ کلچر ہے, یہ 15 دن اس کی ایف آئی آر ہی لانچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس کو تھانوں میں چکر لگواتے ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں جی یہ دفعات بڑی ہیں, آپ کا کوئی اغوا کا کیس ہے یا 302 کا کیس ہے, ہم ڈی پی او صاحب سے پوچھیں گے, ایس پی سے پوچھیں گے, ارباب اختیار کی مرضی کے بغیر تو ایف آئی آر لانچ ہی نہیں ہوتی. لیکن حیران کن طور پر 1 گھنٹے کے اندر اندر ٹیم پکار کے اوپر ایک ایسی ایف آئی آر لانچ ہو گئی جو کسی صحافی کے اوپر لانچ ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے وہ ایف آئی آر لانچ کی, اس کے بعد انہوں نے جو ان کا دل آیا اس میں انہوں نے متن لکھا. پھر جب ٹی وی پہ ہائی لائٹ ہونے لگ گئی چیزیں اور ان لوگوں کو لگا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے, تو انہوں نے ہمارے جو کیمراز تھے, ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کو اپنی طرف سے بلا کے کیمراز کے کارڈ نکلوا کے انہیں فارمیٹ کر دیا, تمام موبائل فونز کو فارمیٹ کر دیا جو انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. اگر بھائی آپ لوگوں کو کوئی ڈر نہیں تھا اور ہم ڈنڈے لے کے گھسے تھے تو فوٹیج تو ثبوت تھی, آپ تو کیمراز کے کارڈ سنبھال لیتے اپنے پاس اور آپ تو پوری دنیا کو دکھاتے. سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ تو اس کو. انیلا, آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مار پیٹ بھی کی گئی, حبس بجا میں بھی رکھا گیا, تو ان تمام تر مشکلات کے باوجود کتنے ثبوت حاصل کرنے میں کامیابی ملی, اور آپ بتا رہے ہیں کہ کافی ثبوت اور فوٹیجز ڈیلیٹ بھی کر دی گئی. اتنا ڈر؟ بالکل مہا, فوٹیجز ڈیلیٹ تو کر دی گئی, لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے.
अब 1-2 घंटे के बाद डीएसपी साहब को समझ तो आ गई कि मैं क्या कर बैठा हूँ, लेकिन अब वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। डीपीओ साहब की शायद उनको हल्लाशेरी थी या क्या मामला था, भत्ता कहाँ से कहाँ तक चलता था इस जाली अमल का, अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं इंक्वायरी के अंदर, अगर आईजी साहब उनसे पूछें तो इसमें ये हुआ कि जो फुटेजेस इन्होंने डिलीट की थी वो हमने अपने आईटी एक्सपर्ट्स के ज़रिए, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी कच्चे हाथों से नहीं, एक मीडिया हाउस के एम्प्लॉयज़ हैं और ये मीडिया हाउस चल रहा है, तो कच्चे हाथों से तो हम भी नहीं बैठे, आईटी एक्सपर्ट्स हमारे पास भी बहुत है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा फुटेजेस, यूँ कह लें कि 80% डाटा रिकवर हो गया है। और जिस वक्त ये एसपी साहब सारी प्लानिंग कर रहे थे कि इन पर कौन सी दफ़ात लगाई जाए, वो SHO जो अयूब गुजर साहब हैं वो इस FIR को लॉन्च कर रहे थे और बाद में हमारे आगे मासूम बन रहे थे कि मेरा तो कसूर ही नहीं है, एसपी साहब के सामने वो तमाम चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड पे मिल चुकी हैं, वो डाटा, वो तमाम कार्ड्स रिकवर हो गए हैं और मैं वो सबूत के तौर पे आज शाम 7 बजे के प्रोग्राम में चलाऊंगी तमाम चीज़ें कि ये लोग वर्दी के नशे में, ये काली भेड़ें आवाम को इंसाफ देने की बजाय, कोई हम भी तो साइल थे ना जो इनके पास चल के गए थे, क्या ये आपको हम क्रिमिनल अनासर की निशानदेही करते हैं, तो ये निशानदेही उसकी करने की बजाय इन्होंने हमें वहाँ पर यरगमाल बनाया, हमें हब्से बेजा में रखा, मैं खातून एंकर थी, मुझे धक्के दिए गए, मेरी टीम को धक्के दिए गए, मेरे कैमरामैन को तशद्दुद किया गया, इक्विपमेंट को तोड़ा गया और साथ साथ हमें कहते रहे कि अब करो प्रोग्राम, क्या कर लोगे हमारा, हमें धमकियां देते रहे। तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इनकी ऑडियोज, तमाम विजुअल प्रूफ, हर चीज़ रिकवर हो चुकी है और मेरे पास वो फुटेज भी मौजूद है जिसमें एसपी साहब के सामने ऑन कर रहे हैं डीएसपी साहब कि किसी ने ना उनके गिरबान को पकड़ा है, ना ही किसी ने उन पर हाथ उठाया है, बस ये FIR झूठ पर मबनी लॉन्च कर दी गई है ताकि हमें फंसाया जा सके। और उस पर सीना जोरी तो देखिए कि वहाँ 4 दिन हो गए हैं, FIR स्टिल सस्टेन है, इसको अभी तक किसी के खराज रिपोर्ट नहीं बनाई गई, वो डीएसपी को मुअत्तल नहीं किया गया, उन एहलकारों को मुअत्तल नहीं किया गया। अगर आज मैं तो सहाफ़ी हूँ, मैं तो अपने हक की जंग लड़ रही हूँ, मैं तो आवाम के लिए भी लड़ रही हूँ, लेकिन अगर कोई साइल ये निशानदेही करने चला जाता, किसी की बेटी की इज्जत तार तार हुई होती और वो थाने का रुख कर लेता, तो ये डीएसपी तो उसे मार मार के इतना बुरा हाल करता कि वो बेचारा सारी जिंदगी, उसकी 7 नस्लें इस थाने का रुख ना करती। इस पे मैं ये भी बता दूं कि डीएसपी जाम सलीम साहब 2015 से मुसलसल इसी सर्कल में तैनात हो रहे हैं। डीएसपी की जो तैनाती है वो आईजी की मर्जी के बगैर नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये डीएसपी साहब एंटी करप्शन के हाथों, रंगे हाथों ये पकड़े गए थे रिश्वत लेते और ये मुअत्तल रहे और बहाली के बाद फिर इसी सर्कल में तैनात हो गए। वो तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है और ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। ये जो तहसील हासिलपुर है ना, इसके मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हम साउथ पंजाब का रुख करते हैं और तहसील हासिलपुर में स्पेशली डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है, तो इसकी जो तहसील हासिलपुर है इसके बारे में मशहूर है कि जो जितने भी साउथ पंजाब के क्रिमिनल लोग हैं, अनासिर हैं, वो यहाँ पर आकर पनाह लेते हैं और यहाँ के जो सियासतदान हैं वो उनको पनाह देते हैं अपने सियासी मकासद के लिए। तो इसी जो तहसील हासिलपुर है इसके सराउंडिंग जो गांव हैं वो मशहूर हैं पिंड ठग्गों के नाम से, यानी कि आप सोच लीजिए कि यहाँ पर कितने कितने बड़े माफियाज हैं। आज से 3 साल पहले जब मैंने पुकार प्रोग्राम किया था, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया था मामला सारा, तो जाली नोटों की मशीनें बनाने से लेकर, जाली सोने के सिक्के बनाने से लेकर, जाली मोबाइल और दीगर मोबाइल फ़ोन कंपनियों के टावर्स लगा के झांसा जो देते हैं वो, उससे लेकर यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर लोगों से पैसे लूटे जाते थे और लूट कर फिर ये चूँकि सारा डेजर्ट एरिया है, दूर दूर तक डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर लोग कहाँ छुप जाते हैं, गुम हो जाते हैं, फ़ोन्स बंद कर लेते हैं, कोई किसी को ढूंढ नहीं सकता। और यहाँ का जो डीएसपी है जो 2015 से ऑनवर्ड तैनात है, तो क्या उसके इल्म में तमाम चीज़ें नहीं है, जिसे मैं तब भी पॉइंट आउट करके दे के तमाम सबूत दे के आई थी और मैंने प्रोग्राम भी किया था इसके ऊपर। ये डीएसपी जाम सलीम साहब जो है, इनकी मंथली जो है वो इन तमाम लोगों से चलती है और ये इसी सर्कल को प्रेफरेंस देते हैं ताकि मैं यहीं तैनात रहूँ। एंटी करप्शन ने ज़ाहिर है इनको जब पकड़ा था तो ये कोई मिठाई या कोई रसगुल्ले तो नहीं खा रहे थे, ये रिश्वत ले रहे थे और रंगे हाथों पकड़े गए थे। खैर, बात हम कर रहे थे कि इस सारे जाली अमल के मामले में जब हमने इनसे डिस्कस किया तो इनका जो तिल मिलाना था, इनका जो यकदम टीम पुकार पर टूट पड़ना था और बेईमाना तशद्दुद करना था, अपना टेरर फैलाना था, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कोई पुलिस अफसर की ड्यूटी नहीं निभा रहे थे, ये एक इलाके का जो गैंगस्टर होता है ना, जो अपना टेरर बनाता है कि यहाँ पर ये नो गो एरिया है, यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता, किसी ने आवाज उठाई तो कैसे, जैसे कि हम अक्सर इन मूवीज में देखते हैं कि टेरर फैलाने के लिए गैंगस्टर्स जो हैं वो लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं अगर कोई जो है वो आवाज बुलंद करता है। तो इन्होंने मेरी और मेरी टीम के साथ भी यही सलूक किया। इन्होंने जिस तरह से FIR काटी, इन्होंने जिस तरह से सारा मामला किया, आप सबके सामने है। और आज शाम 7 बजे के प्रोग्राम में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें एयर करूंगी जिससे ये डीएसपी साहब खुद हैरान होंगे कि इन्होंने डिलीट की थी, पर ये कहाँ से मिल गई चीज़ें इनको। इसके बाद SP इन्वेस्टिगेशन जो थे वो रात 11 बजे आए।
रात 11 बजे तक, दोपहर 2-2:30 बजे से ये मामला स्टार्ट हुआ, रात 11 बजे तक मैं थाने में रही। एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है भावलपुर से पहुंचे, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आके सारा मामला जो है वो सुना और हमारे जितने भी चीज़ें थी, हमारे कैमरामैन को जेल हवालात से बाहर निकाला, उन्होंने सारा इक्विपमेंट हमें वापस किया, उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स भी वापस किए, लेकिन उन्होंने वादा किया कि इस सारी एफआईआर के ऊपर फौरी तौर पर वो इखराज रिपोर्ट बनाएंगे। अगर ये एफआईआर सच्ची होती तो एसपी इन्वेस्टिगेशन हमारी बात सुन के हमें सारा इक्विपमेंट वापस क्यों करते? हमारी चीज़ें जो कि ये डीएसपी कह रहा था कि है ही नहीं थाने में, वो चीज़ें वहाँ से बरामद कैसे हो जाती, हमें यकीन दहानी क्यों करवाई जाती? उसकी वजह ये थी कि वो सारा मामला भांप चुके थे, वो तमाम चीज़ें जान चुके थे और इस डीएसपी के काले करतूत वो पहले से भी जानते थे कि ये वहाँ पर क्या करता है। और इसके अलावा वहाँ मैं एक और बात बता दूँ, जहाँ मैंने तहसील हासिलपुर की बात की, तो आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और भी एयर करूँगी जिसकी फुटेज जो है इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसी तहसील में तराजू पे तोल के मंशियात बेची जाती है। लोग तो छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर इसको स्मगल करते हैं, ये इतनी खुल्लम खुल्ला इस तहसील में मंशियात बेची जाती है कि तराजू पे तोल के जिसको जितनी चाहिए आइए, तराजू पे तोलिए, किलो 2 किलो 3 किलो और यहाँ से ले जाइए। और ये डीएसपी साहब अपनी नाक के नीचे ये सब कुछ करवा रहे हैं, पुष्ट बनाई कर रहे हैं इन सारे अनासिर की। और इन डीएसपी साहब को अब किसका आसरा है, इसका तो आईजी साहब जो है इन्वेस्टिगेशन में खुद पता लगाएंगे।